हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो हमारा जो 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कशन सीरीज चल रहा था, जिसमें से हमने एशियंट और मिडिवल इन दोनों को 27 ईयर जो यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया। वो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो अब हमने ये बीच में मैंने दूसरी वीडियो सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट कर दी थी, तो इसकी वजह से ये पेंडिंग रह गई थी। तो अब इसको हमने संडे संडे कंटिन्यू करने का डिसाइड लिया है। तो अब हर संडे संडे आपको इसी तरीके से जो हमारा यूनिट वाइज वीडियो सीरीज चल रही है, जैसे कि अभी हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा है, फर्स्ट यूनिट में हमने 4 पार्ट रखे हैं। तो 4 पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो ये सैटरडे मतलब संडे संडे ये यूनिट हमारा चलता रहेगा। और जो हमारा जो वर्किंग डे जैसे मंडे से लेकर के सैटरडे तक, उसमें हम जो हमारा पॉलिटिकल की हमने 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो फर्स्ट पार्ट तक का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। एनसीईआरटी हमने 6th क्लास से लेकर के 11th क्लास की जो फर्स्ट बुक है वहां तक कंप्लीट कर लिया है। तो वो हमारा मंडे से सैटरडे तक चलता रहेगा। और जो संडे संडे होगा, संडे में हम जो हमारे ये यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर है, तो हम उसको सॉल्व करके डिस्कस करते रहेंगे और वो हमारा चलता रहेगा। तो आज की जो वीडियो रहेगी हमारी, वो मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर 5th रहने वाला है। इससे पहले हमने 4 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। जो हमारा 4th वीडियो था, 4th वीडियो पॉलिटी से रिलेटेड था, जो कि हमारा 1857 से रिलेटेड से लेकर के 1947 तक जो भी अमेंडमेंट आए थे, जो भी एक्ट आए थे, सॉरी अमेंडमेंट कारण जो भी एक्ट लाए गए थे ब्रिटिश इंडिया के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, तो उनसे रिलेटेड ही मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चंस पेपर थे। तो वो हमने डिस्कस कर लिया, वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा बाकी था, यानी कि इसमें जो हम 27 ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो कहाँ से, तो 1995 से लेकर के 2021 तक का डिस्कस कर रहे हैं। 2020 जो कि हमारा पूरा 27 ईयर कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि 26-27 साल हमारा कंप्लीट हो जाता है इसमें। तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो रहने वाली है, जो हम ये सीरीज हमने जो स्टार्ट किया था जिससे, तो ये हर एक स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, चाहे वो यूपीएससी का कैंडिडेट हो, या वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, पीएससी की तैयारी कर रहा हो, एसएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे रेलवे की कर रहा हो, या एनडीए बैंकिंग जो भी कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उन सब के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो इंडिया की जो सबसे टफेस्ट एग्जाम है यूपीएससी, उसमें किस लेवल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, ये आपको प्रॉपरली आइडिया मिलता रहेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करो या स्टार्ट करो, तो सिलेबस देखने के बाद सबसे पहले आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखो कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर में किस पैटर्न से एग्जाम पूछा जा रहा है, किस टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन उठ के आए हैं। तो ये हमें एक गाइडेंस देने के रूप में काम करता है सिलेबस। और हमारा यूपीएससी के जो मतलब जो क्वेश्चंस ओल्ड क्वेश्चंस पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं, वो हमारे लिए गाइडेंस के रूप में काम करता है। तो इसीलिए अभी हम ये जो वीडियो सीरीज स्टार्ट किया था, तो हमने 27 ईयर्स क्वेश्चन पेपर के डिस्कस से रिलेटेड स्टार्ट किया था। और इस सीरीज में हम दोनों पेपर डिस्कस करेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पहले सीरीज जब हमारा 1 कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जो हमारा पेपर 1 है, जिसमें हम जियोग्राफी पॉलिटिकल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, तब हम 2 पे जाएंगे। 2 पे जाने का मतलब है उसमें हम सी सेट की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। लेकिन सी सेट ही ना निकले तो फिर हमारा पेपर 1 का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता है वहां पे। तो दो प्रीलिम्स में दोनों पेपर कंपलसरी हैं, दोनों पास। जीएस 1 के लिए तो हमें रैंकिंग के वो मतलब उसमें कट ऑफ लिस्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो हमारा 2 है, जिसमें सी सेट रीजनिंग पूछे जाते हैं, तो वो हमारा सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है। लेकिन फिर भी हम उसको डिस्कस करेंगे, सी सेट की जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तब हम उसके क्वेश्चंस पेपर उस पर भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जहां तक की बात है कि सी सेट में जो रीजनिंग पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं, वो हर एक एग्जाम के लिए सेम लेवल रहता है। फिर चाहे आप यूपीएससी के लिए बात कीजिए, पीएससी के लिए बात कीजिए, एसएससी के लिए बात कीजिए, रेलवे, एनडीए, सबके लिए जो रीजनिंग जैसे जो सवाल होते हैं, सबके लिए सेम रहते हैं। फर्क आ जाता है बस थोड़ा सा, जो हमारा जीएस वाला पेपर है उसके पैटर्न में हमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल जाता है। यूपीएससी थोड़ा एडवांस लेवल पे पूछती है, फिर नीचे नीचे आते हुए क्या होता है, लेवल थोड़ा कम होते हुए जाता है, लेकिन पैटर्न सबका सेम रहता है। जहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं वो टॉपिक एरिया सबका मोस्टली सेम ही रहता है, क्योंकि सब एक दूसरे के क्वेश्चंस पेपर को एब्जॉर्ब करके ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए।
तो इसलिए हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम सिलेबस के साथ पहले जो भी हम किसी भी एग्ज़ाम की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले उसके लिए क्या होता है, सिलेबस के साथ हमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर कहा जाता है कि आप पहले ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगा के देखिए कि आप किस स्टैंडर्ड पे या आपका लेवल कितना है तैयारी करने के लिए। तो जैसे कि हमने इसमें जो सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था, हमारा एशियंट कंप्लीट हो चुका है, मिडेवल भी कंप्लीट हो गया है। मिडेवल हमने 10 वीडियो में कंप्लीट किया था, एशियंट हमने 13 वीडियो में कंप्लीट किया था। मिडेवल मॉडर्न का हमने 4 वीडियो कंप्लीट कर लिया, आज हमारा 5वां रहने वाला है। जैसे ही हमारा मॉडर्न कंप्लीट होगा, तब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम जो हमारी एम लक्ष्मीकांत की जो वीडियो चल रही है, इसीलिए हम इसके बाद जियोग्राफी ना स्टार्ट करके हम सीधा पॉलिटिकल स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि पॉलिटिकल से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कौन-कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, ये सब आपको उसमें एनालाइज़ हो जाएगा और अच्छे से पता चल जाएगा। आपकी रिवीजन भी हो जाएगा इसी बहाने और ये भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस स्टैंडर्ड पे और कितने लेवल पे है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो हम वीडियो डिस्कस करेंगे, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है और आपके लिए गाइडेंस का काम करेगा कि आपका लेवल क्या है, आप इससे पता कर पाइएगा कि आपका लेवल कितना है और कितनी आपको और तैयारी करनी है। अगले संडे जो आएगा यानी कि जो नेक्स्ट संडे होगा तो उसमें कि किस तरीके से हम यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशंस स्टार्ट कर सकते हैं, कौन-कौन सी हमें बुक रिक्वायरमेंट है, कौन-कौन सी बुक हमें पढ़ना है, इससे रिलेटेड भी हो सकेगा तो मैं एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगा, तो वो भी आपके लिए काम रहेगा, मतलब कि हेल्पफुल रहेगा। तो वो नेक्स्ट संडे को देख लेंगे, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा तो अपलोड कर देंगे, नहीं तो फिर उसको किसी भी दिन एक वीडियो सेपरेटली बना करके जो कि हमारा 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। वीडियो से रिलेटेड आपको जो भी मतलब सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सजेशन दे सकते हैं कि वीडियो में आपको किस तरीके का चेंजेस चाहिए, पैटर्न किस तरीके का होना चाहिए, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे या आपको जो कोई एडवाइस देना चाहें कि क्या-क्या चेंजेस चाहिए आपको वीडियो के अंदर, या अगर आपको क्वेश्चंस पैटर्न किसी दूसरे तरीके का चाहिए या मतलब क्वेश्चन पैटर्न डिज़ाइन किस तरीके का, वो आप उससे रिलेटेड जो भी आपको मतलब सजेशन देना हो, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, वो हमेशा ओपन रहेगा और मैं कोशिश करूँगा वो चेंजेस लाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था। तो पहले क्वेश्चन में ये बताना है कि जो डेविड हैरी हैं और एक्सलेंड डफ है, उन्होंने किसके सहयोग से मिलकर के यानी किसकी कोलैबोरेशन से मिलकर के हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता के अंदर। आज पहले कोलकाता था, आज के टाइम पे कलकत्ता। तो ऑप्शन ए है हैरी लुइस विनियन डेरोजियो। ऑप्शन बी है हमारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन सी है केशव चंद्र सेन। ऑप्शन डी है राजाराम मोहन रॉय। तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि राजाराम मोहन रॉय के द्वारा। जो हमारे डेविड हैरी थे और एक्सलेंडर डफ थे, उन्होंने राजाराम मोहन के साथ सहयोग करके कलकत्ता के अंदर 20 जनवरी 1870 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, यानी कि उनका फाउंडेशन रखा गया था और ये सवाल पूछा गया था 2009 में। तो आज की वीडियो में जो हम होगा 2007 से लेकर के 2010 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया है। ये तो 2009 के क्वेश्चन है, 2007 और 8 के क्वेश्चंस आपको लास्ट में मिल जाएंगे और इससे पहले जो भी 2007 और 8 में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आपको लेक्चर 4 में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, यानी कि 4 3 2 सब में आपको मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें आपको दो स्टेटमेंट दिए गए, दो स्टेटमेंट में से ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो उससे पहले क्वेश्चंस को ध्यान से ये पढ़े कि इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है या इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब बात आती है कट ऑफ लिस्ट के लिए, तो उसमें आपका 2 नंबर भी सबसे ज़्यादा मायने उस टाइम पे रखता है और क्वेश्चंस में हमेशा अक्सर कभी इनकरेक्ट पूछ लिया जाता है, कभी करेक्ट पूछ लिया जाता है, लेकिन हम क्वेश्चंस को फ्लो में पढ़ते हुए ये नहीं देखते हैं कि क्वेश्चंस पूछा क्या जा रहा है, करेक्ट में पूछा जा रहा है या इनकरेक्ट में पूछा जा रहा है। पता चलता है कि ये पूछा जा रहा है इनकरेक्ट में और हम ऑप्शन लगा के आए हैं तो करेक्ट में, तो वो गलत हो जाता है। वहाँ पे हमारे मार्क्स कटने के चांस मतलब मार्क्स कटते हैं और नेगेटिव मार्क्स भी कटते हैं, जो कि हमारे सीधा-सीधी मार्क्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो इससे बढ़िया है कि आप पहले ढंग से देख लीजिए कि क्वेश्चंस पूछा क्या जा रहा है। तो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना।
दो स्टेटमेंट है, दोनों में से आपको पढ़ना है और ये बताने की करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत के अंदर जो टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी वो कलकत्ता से लेकर के डायमंड हार्बर के बीच में बिछाई गई थी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेस जोन था भारत के अंदर वो कंडाला में सेटअप किया गया था। ऑप्शन ए है सिर्फ हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी है सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी है हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन डी है नन ऑफ देम यानी कि हमारे दोनों स्टेटमेंट में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि हमारा जो दोनों स्टेटमेंट है वो क्या है, तो करेक्ट है। पहला जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ की जो लाइन बिछाई गई थी भारत के अंदर, तो कलकत्ता से डायमंड हार्बर तक बिछाई गई थी 1850 में यानी कि 1850 में। और पहला जो एक्सपोर्ट जोन सेटअप किया गया था भारत के अंदर वो कंडाला में किया गया था 1965 में। इसीलिए जो हमारा करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन सी। और ये सवाल पूछा गया था 2009 के अंदर, ये यूपीएससी ने मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछा था। तीसरा क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि किस गवर्नर जनरल के द्वारा क्रिएट किया गया था कन्वेक्टेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया, जिसे आज हम इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जानते हैं। ये पूछा गया था 2010 में। ऑप्शन ए है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है वेलेस्ली, ऑप्शन सी है कॉर्नवेलिस और ऑप्शन डी है विलियम बेंटिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि जो लॉर्ड लॉर्ड कॉर्नवेलिस थे 1786 से 1903 तक वो हमारे देश के गवर्नर जनरल थे और उन्हीं के द्वारा ही पहला जो एक्सटेंसिस था और ओरिजिन था सिविल सर्विस का उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसे आज हम इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जानते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास 4x मतलब स्टेटमेंट दिए गए हैं। उन चारों स्टेटमेंट में से ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट रीजन रेगुलेशंस का जो रीजन है वो सही है। यानी कि इसमें कह रहा है बाय अ रेगुलेशन इन 1793, यानी कि 1793 में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए deprived of judicial power and made the following collecting agent only, यानी कि 1793 में एक रेगुलेशंस लाया गया था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए जिसके पास जुडिशियल पावर भी था और वो कलेक्टिंग पावर भी था। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए जो रेगुलेशंस लाया गया था इसका मेन कारण क्या था, इस रेगुलेशंस का मेन जो रीजन था, इस रेगुलेशंस का जो मेन पर्पस था वो क्या था, और ये सवाल पूछा गया था 2010 में। पहला ऑप्शन कह रहा है, यानी कि पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो लॉर्ड कॉर्नवेलिस थे उनके द्वारा ये महसूस किया गया कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, यानी कि अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के काम के बोझ के बिना ही राजस्व संग्रह यानी कि जो कलेक्शन है रेवेन्यू कलेक्शन है तो यानी कि जो हमारे जिला कलेक्टर थे उनकी दक्षता में भारी वृद्धि होगी, इसलिए इनके द्वारा ये रिफॉर्म यानी कि पावर ऑफ सेपरेशन लाया गया था। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो लॉर्ड कॉर्नवेलिस थे उनके द्वारा यह महसूस किया गया कि जो जुडिशियल पावर था यानी कि जो न्यायिक शक्ति था वो अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए था, यूरोपीय के हाथों में होना चाहिए था, जबकि भारतीयों को जिला में राजस्व संग्रह करने का काम यानी कि जो इंडियंस पीपल्स है उनको रेवेन्यू कलेक्शंस डिस्ट्रिक्ट के अंदर रेवेन्यू कलेक्शंस के लिए दिया जाता था। ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवेलिस के द्वारा जिला कलेक्टर के यानी कि जो हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए तो केंद्र शक्ति की सीमा क्या थी, तो चिंतित में थे और महसूस किया गया कि एक व्यक्ति ऐसी पूर्ण शक्ति से आवंशित किया जाना चाहिए यानी कि अंडरसेबल होना चाहिए सिर्फ एक आदमी के लिए, ये कहा गया तीसरा स्टेटमेंट। अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें तो उनके द्वारा कहा गया है कि जो जुडिशियल वर्क है यानी कि जो न्यायिक कार्य है के लिए भारत के लिए क्या है, इंडिया के लिए एक डीप नॉलेज की जरूरत है और एक अच्छी ट्रेनिंग और यानी कि कानून में अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है। और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये महसूस किया गया था कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ओनली सिर्फ रेवेन्यू कलेक्टर होगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सिर्फ रेवेन्यू कलेक्टर के लिए बनाया जाएगा। तो इन चारों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि कौन सा मेन रीजन था ये रेगुलेशन लाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर था वो है ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्यों?
क्योंकि जो लॉर्ड कॉर्नवेलिस द्वारा था, उनके द्वारा ये महसूस किया गया था कि जो न्यायिक सुधार 1793 में ब्रिटिश भारतीय प्रशासन व्यवस्था में एक मजबूत नींव रखी थी, कि इसीलिए उनके द्वारा जो सेपरेशन ऑफ जुडिशियल पावर एंड रेवेन्यू कलेक्शन पावर था, तो उन्होंने इस चीज को हमारी कंट्री के अंदर लाया और इसको रेगुलेट किया था। यानी कि अगर हम बात करते हैं लॉर्ड जो कॉर्नवेलिस थे, उनका जो जुडिशियल रिफॉर्म था वो किसके ऊपर बेस्ड था, तो सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल पे बेस्ड था, जिसके वजह से क्या है, कॉर्न जो हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उन्होंने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या किया था, और जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया। तो इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अपॉइंटमेंट किया गया था, क्योंकि इससे पहले क्या था कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट और जुडिशियल पावर ये दोनों इंजॉय किया जाता था, यानी कि जो मजिस्ट्रेट पावर होती दोनों को किसके द्वारा इंजॉय किया जाता था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा इंजॉय किया जाता था। तो इसीलिए जो लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल के बेस पे यानी कि रेवेन्यू कलेक्शंस के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का दायित्व दे दिया गया था, और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या कर दिया गया था, तो उनके द्वारा मजिस्ट्रेट पावर के हाथों में दे दिया गया था। इस तरीके से जो पावर है दोनों का, मतलब दोनों की पावर को क्या कर दिया गया था, सेपरेट कर दिया गया था, जिसकी वजह से रेवेन्यू पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में चला गया, और जो मजिस्ट्रियल पावर था यानी कि जो जुडिशियल पावर था वो मजिस्ट्रेट के हाथ में आ गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो इसका जो मेन कारण था वो यही था कि जो लॉर्ड कॉर्नवेलिस के द्वारा न्यायिक सुधार लाया गया था 1793 में, और ब्रिटिश भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में एक मजबूत नींव रखने के लिए उनके द्वारा ये पावर ऑफ सेपरेशन लाया गया था। और जो कॉर्नवेलिस ने न्यायिक सुधारों को जो प्रसिद्ध थे, मतलब जो अगर हम बात करते हैं, जो लॉर्ड कॉर्नवेलिस थे, तो उनके द्वारा ये एक पावर ऑफ सेपरेशन क्या क्या है, तो उनके द्वारा ये फेमस डॉक्यूमेंट के नाम से ही जाना जाता है, जिसे हम जान कहते हैं कॉर्नवेलिस कोड के नाम से इस डॉक्यूमेंट को आज हम जानते हैं। तो ये सेपरेशन किसके द्वारा लाया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवेलिस के द्वारा। यदि हम एक स्पेशल नोट्स की बात करें, तो इसमें हम बात करते हैं कि जो जिला, तो अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में, वो किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, तो अगर हम इसकी क्रिएट की बात करें, इसकी अध्यक्षता के लिए जिला न्यायाधीश नामक क्या अधिकारी का एक नया वर्ग, यानी कि डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट करके एक नया क्या है वर्ग क्रिएट किया गया था, यानी कि एक नया प्रिसाइड्स को क्या किया गया था, तो क्रिएट किया गया था, जिसे हम जिला जज को यह मजिस्ट्रेल और पुलिस का काम दे दिया गया था, और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था उसको सिर्फ रेवेन्यू का पावर हाथ में दिया गया था। तो ये सवाल पूछा गया था 2010 में। ये सवाल किसमें पूछा गया था, तो 2010 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स के अंदर ये स्टेटमेंट दे करके पूछा हुआ था। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। फिफ्थ क्वेश्चन में ये है कि जो अहमद शाह, जो अगर हम बात करते हैं अहमद शाह अब्दुलाई, मतलब अहमद शाह अब्दलाई को भारत पर आक्रमण करने के लिए, और जो भारत की जो यानी कि इंडिया के अंदर जो तीसरी पानीपत की जो लड़ाई है, इसका तत्कालीन यानी कि करंटली रीजन क्या था, ये सवाल पूछा गया था 2010 में। ऑप्शन ए है, यानी कि जो हमें स्टेटमेंट ए दिया गया था उसमें वो ये कहा गया था कि वह लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा निष्कासन का बदला लेना चाहता था। ऑप्शन बी है, जालंधर के निराश राज्यपाल निराश जो राज्यपाल थे आदिल बेग खान ने पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण किया गया था। ऑप्शन सी है, यानी कि स्टेटमेंट तीसरा है, वो चार महल जैसे जो कि गुजरात, औरंगाबाद, सिलाकोट और पसरूर के राजस्व के भुगतान न करने के लिए मुगल शासन को दंडित करना चाहता था। और ऑप्शन डी है, वह पंजाब के उपजाऊ मैदान को दिल्ली की सीमा तक पहुंचाना चाहता था। अब इसमें से आपको ये बताना है कि इनमें से तत्कालीन कारण क्या था अहमद शाह अब्दुल्ला को भारत पर तीसरी पानीपत के लिए लड़ाई के लिए आक्रमण करने का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो तैमूर शाह है ने अपने निष्कासन का बदला लेने के लिए अहमद शाह अब्दाली को अक्टूबर 1759 में पांचवी बार भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया गया था, और अंत में पंजाब पर उन्होंने क्या किया था, तो विजय प्राप्त, यानी कि पंजाब को उन्होंने जीत लिया था, ऑक्यूपाइड कर लिया था। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए।
सिक्स्थ क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपके पास 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं रिगार्डिंग पुडुचेरी, जिसे हम आज के टाइम पे पुडुचेरी के नाम से जानते हैं। तो इसमें से ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें फ्रेंड्स करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। ये सवाल पूछा गया था 2010 में। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो हमारे पुडुचेरी है, जिसे आज हम यानी कि अगर हम बात करते हैं, पहले जो यूरोपियन पावर था पुडुचेरी के ऊपर ऑक्यूपाई करने के लिए, वो कौन थे? तो पुर्तगीज थे। दूसरा स्टेटमेंट कहता है जो दूसरे यूरोपियन पावर थे पुडुचेरी पे ऑक्यूपाई करने वाले, वो फ्रेंच के थे। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो अंग्रेज है, यानी कि यहाँ पे जो इंग्लिश का मतलब है कि अंग्रेजों के द्वारा कभी भी पौंडीचेरी पर ऑक्यूपाई नहीं किया गया था। अब आपको ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे कि अगर आप लोगों में से किसी ने 2022 में यूपीएससी का एग्जाम दिया होगा, तो उन्हें ये बात पता होगी कि यूपीएससी ने 2022 में कुछ पैटर्न चेंज किए थे रिगार्डिंग इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने के लिए। जैसे कि इस बार क्या चेंजेस किया था, जैसे कि ऑप्शन में, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है ओनली वन करेक्ट है, तो यहाँ पे कहा था ओनली वन पेयर, ओनली वन पेयर। इसमें ओनली टू पेयर, यानी कि ओनली टू पेयर में कहा था थ्री पेयर, और जिसमें डी था उसमें क्या दिया था? नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो इस तरीके से क्या है, तो इस बार 2022 में यूपीएससी के द्वारा जो ऑप्शंस थे, तो उसको थोड़ा सा घुमा दिया गया था, यानी कि पैटर्न को थोड़ा चेंज कर दिया गया था। तो ये 2010 में पूछा गया था, तो इसीलिए इसमें इस टाइप में ऑप्शन दिए गए थे। तो जिसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली वन, ऑप्शन बी है टू एंड थ्री, ऑप्शन सी है ओनली थ्री, ऑप्शन डी कि हमारे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ हमारा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो सिर्फ हमारा पहला ही स्टेटमेंट गलत है, जबकि हमें ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, तो गलत देखने को मिलता है। तो अगर हम न्यू पैटर्न के हिसाब से बात करते, जो कि 2022 में जिस पैटर्न से पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाता ओनली वन पेयर। तो अब पूछ देखते हैं कि किस तरीके से इसका हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत बनता है, यानी कि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट क्यों गलत। यानी कि अगर हम पुर्तगाल की बात करें, तो उनके द्वारा फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश की गई थी पौंडीचेरी के द्वारा, वो कब की गई थी? तो 16th सेंचुरी के अंदर किया गया था। और जो सेकेंड यूरोपियन थे पौंडीचेरी पे ऑक्यूपाई करने के लिए, तो वो कौन थे? तो डच थे। जबकि यहाँ पे किसके बारे में बात की गई थी कि सेकेंड यूरोपियन थे फ्रेंच, तो फ्रेंच नहीं, उसकी जगह पे था आंसर डच। इसीलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। फिर कहा गया कि इंग्लिश आल्सो इन्वाइटेड इन 1793 एंड रिटर्न इन द फ्रेंच इन 1840 आफ्टर द ट्रीटी ऑफ पेरिस। यानी कि तीसरा स्टेटमेंट कहा गया था कि अंग्रेजों के द्वारा पुडुचेरी पे कभी ऑक्यूपाई ही नहीं किया गया था, जबकि 1793 में अंग्रेजों को इनवाइटेड किया गया था पुडुचेरी के ऊपर, और उन फिर वो रिटर्न हो गए थे कब? जैसे ही ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ था 1814 में, तो वो वापस से रिटर्न हो गए थे। इसलिए हमारा सिर्फ पहला स्टेटमेंट क्या है, तो करेक्ट है, और दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट हमें यहाँ पे गलत नजर आता है। और ये सवाल पूछा गया था 2010 में। अब बात करते हैं सेवंथ क्वेश्चन के बारे में। सेवंथ क्वेश्चन में ये बताया पूछा जा रहा है कि जो हमारा बहु विवाह है, इसके राइटर कौन है? ये पूछा जा रहा है, 2007 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए है राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी है पंडिता रामाबाई, और ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ही द्वारा क्या है, तो बहु विवाह नामक पुस्तक लिखी गई थी, जिसका मतलब होता है बहु यानी कि मैनी, यानी कि एक से ज्यादा, और बोलते हैं मोर देन, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो हमारा बहु विवाह है, वो दो शब्दों से मिलकर बना है। बहु मतलब बहुत, और विवाह मतलब एक से ज्यादा, यानी कि विवाह का मतलब होता है एक से अधिक विवाह। तो ये जो किताब पुस्तकें लिखी गई थी, ये जो पुस्तक लिखी गई थी, वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखा गया था। और ये सवाल यूपीएससी ने 2007 में पूछा था। आपको इन सवालों के जवाब, अगर आप एनसीईआरटी की हिस्ट्री भी पढ़ के गए होते, तो आपको ये सवाल का जवाब आसानी से मिल जाता। अगर आप सेवन्थ की या एट्थ की हिस्ट्री पढ़ के जाते, जिसमें कि अगर हम बात करते हैं सोशल रिफॉर्म्स के बारे में, तो उसमें आपके इस सवाल का जवाब मिल जाता। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने से पहले आपको एनसीईआरटी पे पकड़ बनानी
जरूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। बाकी किस तरीके से प्रिपरेशन हमें करना है वो हम और किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब बात करते हैं हम आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको लिस्ट वन को लिस्ट टू से करेक्टली मैच पूछ करना है। और ये सवाल पूछा गया था 2008 में। यानी कि एक साइड क्या है, नाम दिए गए हैं, और दूसरे साइड उनका वेबसाइट यानी कि उनके काम के बारे में दिया गया है, और इसको आपको करेक्टली मैच करना है। तो पहला है, ए है बंकिम चंद्र, हमारा फर्स्ट में है शतरंज का खिलाड़ी। बी है हमारा दीनबंधु मित्रा, दूसरे पे आता है अगर हम लिस्ट टू में जाए तो देवी चौधरायनी। सी है प्रेमचंद्र, लिस्ट टू में आते हैं तो इसमें नील दर्पण और चंद्रकांता। अब इसमें आपको करेक्टली मैच करना है। ऑप्शन ए है ए का टू से, बी का फोर से, सी का वन से। ऑप्शन बी है ए का थ्री से, बी का फोर से, सी का टू से। ऑप्शन सी है ए का टू से, बी का थ्री से, सी का वन से। ऑप्शन डी है ए का थ्री से, बी का वन से, सी का फोर से। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। यानी कि अगर हम करेक्टली मैच की बात करें, जो हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी थे उसका किस में हो जाएगा, देवी चौधरानी से। जो हमारा बी है यानी कि दीनबंधु मित्रा, ये किस में हो जाएगा, थ्री में जाएगा, यानी कि नील दर्पण। और जो हमारा सी है, जो कि हमारा प्रेमचंद है, तो वो शतरंज के खिलाड़ी। ये था हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि अगर हम बात करते हैं, जो देवी चौधरानी थी वो बंगाली नॉवेल है जो कि लिखी गई थी किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई थी, और प्रकाशित हुआ था 1884 में। फिर अगर हम बात करते हैं, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था बाय सुबोध। फिर किसको द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में, तो सुबोध सुंदर मित्रा के द्वारा इसे क्या किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था। अगर हम बात करते हैं नील दर्पण, जिसे बंगाली प्ले राइटर किनके द्वारा लिखा गया था, दीनबंधु के द्वारा लिखा गया था 1858 से 1859 के बीच में। और इसको पब्लिश जो किया गया था, कब किया गया था, इसको ढाका में पब्लिश किया गया था 1860 में। और जिसमें जो बात करते हैं शतरंज के खिलाड़ी के जो ऑथर है वो कौन है, मुंशी प्रेमचंद है। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज जो हमने क्वेश्चंस 8 यूपीएससी प्रीलिम्स ओल्ड क्वेश्चंस पेपर डिस्कस किया, जिसमें हमने 2007 से 2010 तक के बीच में डिस्कस किया है। और अब जो हम वीडियो डिस्कस करेंगे वो होगा 2011 से 2012-13 तक के बीच में हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, और आपने इस वीडियो प्रैक्टिस को एज अ टेस्ट की तरह दिया होगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको कोई एडवाइस देनी हो या कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।